नमस्कार प्रणाम, मैं निर्दमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स, LLM कोर्स में जो एडमिशन्स शुरू हुए हैं, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की एंट्रेंस के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं LLB 3 ईयर्स कोर्स को लेकर के कि LLB 3 ईयर्स कोर्स के जो एंट्रेंस का सिलेबस है वो क्या है। हमने पुरानी वीडियोज़ में बात करी है सिलेबस को लेकर के, और हिस्ट्री के पोर्शन को लेकर के बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के पोर्शन को लेकर के बात की है। अपने पिछले 3 वीडियोस में हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ सवाल बताने के हमने प्रयास किए हैं। आज के अपने अगले वीडियो में हम लोग दोबारा से जो पॉलिटी के शेष सवाल हैं, जो पिछले वर्षों में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जिन सवालों के आने की काफ़ी उम्मीद दोबारा से बन रही है, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो हम एक एक करके सवालों को लेना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग जहाँ तक पिछली बार बात कर रहे थे, वहाँ पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर वाइज हम लोग बात कर रहे थे, और प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट की जो भूमिका है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, वहाँ तक हम लोगों ने बात की है। आगे हम लोग बात करते हैं इसी पावर को आगे लेते हुए कि सवाल और कौन कौन से आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कितने दिन तक वो प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज़ है उसको डिस्चार्ज कर सकता है। ओथ कौन दिलवाता है। चेयरमैन कौन होता है एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का, और उस राज्यसभा के चेयरमैन के पास जो वोटिंग राइट है वो किस केस में होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करता है। वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य कार्य क्या है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है। मार्शल लॉ की डेफिनेशन को लेकर के सवाल है, तो जहाँ पर मार्शल लॉ की डेफिनेशन है उसमें आगे की कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको भरना है। पंचायती राज कब किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया। 1959, 59, 77, 1992 या नन ऑफ द अबव में। कुछ प्रेसिडेंट को लेकर के, प्रेसिडेंट की पावर्स को लेकर के कुछ स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं, जिसमें से आपको ट्रू या फॉल्स चेक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर है उसको लेकर के सवाल है कि कौन उसको भंग कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करता है, तमाम सारे लोग को अपॉइंट करता है, कैग को, अटॉर्नी जनरल को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एडवोकेट जनरल को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा गलत है, कि एडवोकेट जनरल को क्या वो करता है कि नहीं करता है। उसके बाद अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, फोर्थ पिलर और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो कुछ लोगों के विषय में, राज्यसभा, लोकसभा, कैग और प्राइम मिनिस्टर के विषय में, इसको आपको मैच करना था कि किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, किसको उच्च सदन कहते हैं, किसको निम्न सदन कहते हैं, इस प्रकार से। सवाल है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट दैट द पार्लियामेंट मस्ट मीट। संसद के कितने सत्र होने चाहिए इसको लेकर के है, और एवरी ईयर, ये प्रत्येक वर्ष में कम से कम निम्नतम कितनी बार मिलना चाहिए, इस प्रकार का सवाल है। म्यूनिसिपैलिटीज़ हैव बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज बाय विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, जो नगर पंचायतें हैं, महानगर हैं, इनको लेकर के है कि किस आर्टिकल के द्वारा इनको संवैधानिक व्यवस्था में लाया गया है। 243Y, 243Q, 243Z, नन ऑफ द अबव। सवाल है कि फॉर द यूनियन टेरिटरीज विदाउट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ देयर ओन, लॉज आर द पास्ड बाय द। किसके द्वारा वो कानून पास किए जाते हैं, विदाउट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ देयर ओन। सवाल है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रेस्क्राइब्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अब इसके ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, यहाँ से हम लोग ये डराइव करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, उसमें क्या क्या शामिल है, कुछ नया उसमें संशोधन किया गया है, या उसमें कुछ ऐसा हाल की लीडिंग केस लॉज में कुछ कहा गया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहम हो जाता है। जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स आर, कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। राज्यसभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देख लीजिएगा। राज्यसभा का, लोकसभा का, दोनों देख लीजिएगा। एंग्लो इंडियंस की भूमिका देख लीजिएगा, कितनी सीटें उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, कितनी सीटें एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए, ओबीसीज़ के लिए आरक्षित हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। राज्यसभा के टर्म को लेकर के है, और ये भी पूछा गया है कि हर दूसरे साल में कितने लोग इससे रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद सीईसी, सीएजी, एमपी और आर्मी चीफ को उनकी उम्र के हिसाब से मैच करना है। 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, नो एज। तो आप वहाँ पर ये देख लीजिए कि इन सभी लोगों की जो सेवानिवृत्ति की आयु क्या है और इनके अपॉइंटमेंट की आयु क्या है, जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उनको लेकर के। सवाल है कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अरेस्टेड इन अ सिविल एक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज बिफोर एंड आफ्टर द सेशन। सेशन शुरू होने के पहले, सेशन शुरू होने के बाद किसी सिविल एक्शन में उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो कितने दिन के लिए, 40, 45, 50 या 55। सदन शुरू होने के 40, 45, 50, 55 कितने दिन हैं जिसके पहले और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, अगर उसके खिलाफ कोई सिविल एक्शन लाया गया है तो। सवाल है कि द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द इंसर्शन ऑफ।
किस आर्टिकल के द्वारा पंचायती राज को भारत के संविधान में लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप, नो सच लिमिट। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से इंस्पायर है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूएसए से या कनाडा से? ये सवाल है। यहाँ से एक चीज़ हम लोग और देख लें कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं, डीपीएसपी का कहाँ से लिया गया, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का वो कहाँ से हमने लिया है, और बहुत पूछा जाता है इमरजेंसी का जो प्रावधान है, क्योंकि वहाँ पर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और कहीं अन्य जगहों की कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के थोड़ा सा विवाद कह लें या कह लें कि थोड़ा सा कुछ मिथ है, तो उसको क्लियर करके आइएगा। सवाल है कि वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, तो स्पीकर। सवाल है कि आर्टिकल 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है? चाइल्ड लेबर को कहाँ पर प्रोहिबिट करता है? और उसके बाद एक बिल मनी बिल है या नहीं, इसको किसके द्वारा और किसका डिसीजन कंक्लूसिव होता है और किसके द्वारा इसको निश्चित किया जाता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। सवाल है कि एवरी ईयर यूनियन बजट इज लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इट कंटेन्स टू हेड्स, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, और दूसरा है अदर एक्सपेंडिचर। द अमाउंट चार्ज ऑन इज नॉट करंट रेवेन्यू पर, करंट एक्सपेंडिचर पर, कंसोलिडेटरी फंड पर, कंटिजेंसी फंड पर। इसको लेकर के सवाल है, और इस प्रकार के सवाल बहुत सख्त स्वभाव भी पैदा कर देते हैं। तो इसलिए आप करंट रेवेन्यू, करंट एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि, संचित निधि, इन सभी का जो अंतर है उसको देख लीजिएगा क्या होता है, और इसमें से खर्च कौन किसके आदेश पर ही हो सकता है। अच्छा, कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं कि फला की सैलरी इंडिया में, भारत के फला पद पर जो आसीन है, बैठा हुआ है, उसकी सैलरी किस कोष से आती है, तो वो भी देख लीजिएगा। सवाल है कि क्या राज्यसभा मनी बिल को अमेंड कर सकती है, हाँ या ना। सवाल है कि फाइनेंस कमीशन क्या है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है या जुडिशियल अथॉरिटी है। सवाल है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, उसको टू मे बी कॉल्ड इन ऑल बट वन सिचुएशन कब कर सकते हैं? व्हेन राज्यसभा फेज टू रिटर्न अ मनी बिल। 4 सिचुएशन दी हुई है, उसमें पूछ रहा है कि किस सिचुएशन में ज्वाइंट सिटिंग जो है सदन की हो सकती है। सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। कौन है जो निम्न में से कौन है जो नागरिकता ग्रहण करने के, एक्विजिट करने के जो शर्तें हैं उसको तय करता है, निर्धारित करता है। सवाल है कि व्हाट इज मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे एसेंशियल बिफोर अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कितने समय तक का जो स्टे है वो ला सकते हैं। मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें भी सिटीजनशिप को लेकर की बात की थी कि सिटीजनशिप को लेकर के इस समय ये चूँकि बहुत चर्चा में था, एनआरसी बहुत चर्चा में था, तो उससे प्रभावित होने के कारण नागरिकता का जो चैप्टर है वो अचानक से एक बार फिर से बोले तो लाइट में आ गया, नहीं तो नागरिकता से थोड़ा सा कम सवाल ही आता था। सवाल है कि हाउ मेनी जजेज आर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संख्या हमेशा बदलती रहती है। अगर आप कोई पुरानी गाइड से पढ़ रहे हो या आप जिस भी गाइड से पढ़ रहे हो, तो एक बार वर्तमान का जो डेटा है उसको कलेक्ट कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, वर्तमान में कितने लोग हैं, सबसे नए लोग कौन अपॉइंट हुए हैं, सबसे नई महिला कौन अपॉइंट हुई है, और अगर कुछ आपको उसमें यूनिक लगता है किसी के विषय में तो उसको भी जान लीजिएगा। सवाल है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव बाय, किसके द्वारा एक राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। सवाल है कि हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है। हमने पुराने वीडियो में बात करी थी कि राज्यपाल की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ, इन सभी की शपथ कौन कराता है और ये सभी इस्तीफा अपना किसको संबोधित करते हैं, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अच्छा, ये सवाल इसलिए थोड़ा सा जटिल कभी कभी कब हो जाता है, जब हम लोग अमूमन ये सोचते हैं कि फला ने शपथ दिलाई है तो फला को इस्तीफा देगा, लेकिन एक आध ऐसे इंस्टांसेज हैं जहाँ पर वो शपथ मुझे कोई और दिला रहा है, मैं इस्तीफा किसी और को दूंगा, इस प्रकार से। सवाल है कि फैमिली लॉ कंप्राइजेज ऑफ लॉज गवर्निंग मैट्रिमोनियल रिलेशंस, प्रॉपर्टी मैटर्स, फैमिली प्लानिंग, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी। तो सही जो जवाब है वो है मैट्रिमोनियल रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5, और जब शेड्यूल 5 की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्यों ना सारी अनुसूचियों के विषय में थोड़ा थोड़ा जानते रहें कि पहली अनुसूची में क्या है, टोटल कितनी अनुसूची हैं, और जो भी अनुसूची की हेडिंग्स हैं उसको हम जानते रहें। 9वीं अनुसूची भी बहुत पूछी जाती है। सवाल है द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आर इम्यून फ्रॉम, कौन से ऑफेंसेज में वो बचते हैं, सिविल में, क्रिमिनल में, दोनों में बचते हैं। जो पार्डन ग्रांट करने की जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, गवर्नर के पास है, या प्रेसिडेंट गवर्नर के पास है। तो प्रेसिडेंट गवर्नर दोनों के पास है। सवाल है कि कैन द गवर्नर रिजर्व सर्टेन स्टेट बिल्स फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, क्या कुछ बिलों पर, कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्यपाल उसको रोक सकता है। सवाल है कि ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव 2 हाउसेज, द विधानसभा एंड विधान परिषद, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कुल मुझे लगता है 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं,
नहीं तो लगभग जगहों पर जो विधानमंडल है उसमें केवल एक ही सदन है विधानसभा का। सवाल है कि ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव टू, अच्छा ये हो गया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे डील करता है, सवाल है। बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर जो है कंसिस्ट किससे करता है, ये सवाल है। विधानसभा विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको लेकर के सवाल है। सवाल है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। निम्न में से सवाल है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन इसमें से निम्न में से कौन सी शर्त नहीं है भारत का नागरिक होने के लिए। सवाल है कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी द इंडियन स्टेट बिकम्स, क्या हो जाते हैं, फेडरल हो जाते हैं, यूनिटरी हो जाते हैं, या यूनिटरी फेडरल हो जाते हैं, या यूनिटरी रहते हैं, यूनिटरी क्वासी फेडरल हो जाते हैं, इस प्रकार का सवाल है। उसके बाद एक सवाल था कि इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट whereby security of India or any of the part is threatened, whether by war, external aggression or armed rebellion, he may proclaim emergency. This is provided in 350, 352, 356, 360, ये चारों जो आर्टिकल हैं वो आपके विकल्प हैं। चारों आर्टिकल के विषय में जानते रहिएगा कि पहली चीज़ तो नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है, गवर्नर रूल का मतलब क्या होता है, और किन आधारों पर पहले इमरजेंसी हुआ करती थी और किस अमेंडमेंट के थ्रू एक आधार को बदल करके उसके जगह पर कुछ और इंसर्ट किया गया और उसके बाद की स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ ह्यूमन राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन द केस ऑफ, किस केस में कहा गया, विशाखा केस बहुत महत्वपूर्ण है, विशाखा एनजीओ का जो केस था, और उसके बाद से विशाखा गाइडलाइंस आई, और जितने भी वर्क प्लेस हैं वहाँ पर बड़ा बोर्ड एक लिखा रहता है। थाने के बाहर डीके बसु की आपको जजमेंट मिलेगी, जहाँ पर एक गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार को गिरफ्तार करने के तरीके को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया होता है, और जो कार्यस्थल हैं जहाँ पर महिलाएं कार्य करती हैं मुख्य रूप से, वहाँ पर अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट वो एक बड़े से बोर्ड पर विशाखा गाइडलाइन सारी लिखी रहती है। विशाखा एनजीओ के विशाखा केस से वो चीज़ निकल के आई थी। सवाल है कि द स्टेट्स इन इंडिया वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कब किया गया था, और आपके ऑप्शन थे 46, 47, 51, 1956। सवाल था द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट वेस्ट विद, नया स्टेट बनाने का या नए स्टेट की बाउंड्री में थोड़ा सा अमेंडमेंट करने का जो अधिकार है वो किसके पास है। सवाल है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैसे प्रोक्लेम करेगा, क्या उसके मन में आया, क्या उसको लगा, क्या उसने टीवी देखी तो वो कर सकता है, नहीं, ऑन रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। सवाल है कि द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट है उसके ऊपर डीपीएसपी है। ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप एज अ राइट, फंडामेंटल राइट की तरह क्लेम कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं उसके लिए। डीपीएसपी में जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको तभी मुहैया होंगी, और डीपीएसपी में जो चीज़ें लिखी हैं स्टेट आपको तभी दिला पाएगा जब स्टेट के पास वो संसाधन हो। इसीलिए डीपीएसपी में जो टॉपिक्स हैं वो डीपीएसपी में ही डाले गए, क्योंकि वो संसाधन की अवेलेबिलिटी के ऊपर है। सवाल है कि द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 एंड इंट्रोड्यूस द पंचायती राज एंड नगर पालिकाज बाय द, किस अमेंडमेंट से, 73 और 74 अमेंडमेंट से ये चीज़ें बदली गई थी। सवाल है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या क्या सस्पेंड होता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या सारे फंडामेंटल राइट्स, इसका आपको ऑप्शन जवाब देना था। सवाल था कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेड, तो वहाँ पर जो सैलरीज को लेकर के एक बड़ा बदलाव होता है वो क्या होता है, तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रभाव को पढ़ लीजिएगा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रभाव में देख लीजिएगा कि उस दौरान किसकी सैलरी रोक दी जाएगी। सवाल है कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेंट, कहाँ पर संविधान में जो संशोधन हो सकते हैं वो कहाँ पर उसके विषय में दिया गया है, आर्टिकल 368 में दिया गया है। सवाल है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको किसी प्रकार से अमेंड नहीं किया जा सकता। और आपके ऑप्शन थे, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, क्योंकि इन सभी में कुछ ना कुछ कहा गया है जुडिशियल रिव्यू को लेकर के, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है वो केशवानंद भारती, श्रीपद गलवरू का ही है। सवाल है कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कितने लोगों की कैसी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, या 2/3 प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए। सवाल था कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था वो किससे रिलेटेड था, चंपकम दोराई राजन केस भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, खैर ये अलग चीज़ थी। सवाल था कि व्हेन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। सवाल था कि मैच करना है यूनियन लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को, कॉन्करेंट लिस्ट को। पहले 97, 66 और 47 विषय थे अलग अलग, अब मुझे लगता है कुछ विषय बदले हैं, तो आप देख लीजिएगा कि यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं, स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं। रेजिडुअरी पावर किसके अधीन होती है, और अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ उसको बोलते हैं, कहाँ पर होती हैं वो अब देख लीजिएगा।
सवाल है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, दिस इज स्टेटेड इन, किस आर्टिकल में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अगर वो विधि के द्वारा कुछ बनाई गई व्यवस्था है तो। आर्टिकल 300A। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पिछली वीडियो में भी ये सवाल आया था कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट था जिस पर बड़ी हाय तौबा मची थी, बड़ा झंझट हुआ था। तो चूंकि पहले वो फंडामेंटल राइट था, उसके बाद उसको वहाँ से निकाल करके आर्टिकल 300A में डाला गया। अब वो आपका एक सामान्य कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन वो आपको डिप्राइव नहीं कह सकता उससे। सवाल है कि प्लानिंग कमीशन, अच्छा यहाँ पर प्लानिंग कमीशन का सवाल है, पुराना सवाल है, आप नीति आयोग के सवाल पढ़ करके जाइएगा। नीति आयोग के गठन को लेकर के, नीति आयोग के अध्यक्ष को लेकर के, नीति आयोग के फंक्शन को लेकर के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन रहा नहीं। इंटर स्टेट काउंसिल के विषय में है कि इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280, 261, 263 इस प्रकार से। आर्टिकल 370 को लेकर के सवाल था, और जो सॉवरेंटी है कॉन्स्टिट्यूशन में किसको बिलोंग करती है उसको लेकर के सवाल था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर के सवाल था, उसका मतलब क्या है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर के सवाल था। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर के सवाल था कि मतलब क्या होता है उसका, और क्या इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर को किसने, कौन से ऐसे प्रोमिनेंट स्पीकर थे, कौन से ऐसे प्रोमिनेंट दार्शनिक थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल कमीशन रिकमेंडेशन है रिजर्वेशन पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को, उसको किस केस में लिया था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो एम है, जो उद्देश्य है, उसको लेकर के सवाल था। सवाल था कि निम्न में से कौन है जिसको जो मेन सैंक्शन है बिहाइंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसका जो सही जवाब है वो था लीगल सैंक्शन। सवाल रिट्स को लेकर के था। आप रिट्स में मैं एक एक सवाल नहीं बताऊंगा, मैं रिट्स को लेकर के कहूंगा कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की पावर, किसकी पावर ज़्यादा है। ज़्यादा मीन्स जिस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो किसके पास पावर ज़्यादा है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, को वारंटो का मतलब क्या होता है, सर्चियोरी का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से अब सारी की सारी जो रिटें हैं, उस प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है उसको देख लीजिएगा कि किस आधार पर वो रिट जारी की जा सकती है। आर्टिकल 32, 226 को पढ़ते हुए। पंचायत में से महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के सवाल है, पंचायत के टेन्योर को लेकर के सवाल है। स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनको लेकर के थोड़े थोड़े एक एक स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के सवाल है, जहाँ पर नगर पालिका सिस्टम पर बात थी, और कितने टायर का सिस्टम है हमारे यहाँ पर, और जो फंडामेंटल राइट का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या था। उसके बाद नगर पालिका का टेन्योर को लेकर के सवाल है। यूपीएससी को अपॉइंट कौन करता है, यूपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके गठन को लेकर के सवाल है। तो इस प्रकार के कुछ सवाल हैं, अभी कुछ सवाल बच रहे हैं, वो अगले वीडियो में लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। इसके जितने भी सवाल हैं आप प्रयास करिएगा कि जो सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, थोड़े बहुत सुनाई पड़ रहे हैं, उन सवालों पर अपनी 1 लाइन की 2 लाइन की एक नोट्स अपना एक 1 लाइनर तैयार करके रखिए, ताकि उसी तरह से अगर सवाल पूछा जाए या उसी के इर्द गिर्द अगर आसपास सवाल पूछा जाए तो उसे आप कर लें और आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जल्दी नया इसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा पार्ट है उसको लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपकी मदद के लिए। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। किसी प्रकार का कोई सुझाव, शिकायत, समीक्षा हो, कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए ताकि अगले वीडियो में उसे शामिल किया जाए। धन्यवाद, प्रणाम।